तो योद्धाओं, कल आपने एक न्यूज़ पढ़ा होगा कि भारत का इंडियन का फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स भी जिसको बोलते हैं, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेशियो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये हमारा होता है, किसी भी देश में फॉरेन रिजर्व होता है, क्योंकि विदेशों से व्यापार करने के लिए उनके जो डिमांडेड करेंसी है उनके रूप में उनको पेमेंट करना होता है। जैसे हमने अगर सऊदी अरबिया से तेल खरीदना है तो सऊदी अरेबिया बोलेगा कि हमको डॉलर में पेमेंट करना, तो हमको उनसे तेल खरीदना होगा तो हमको उनको डॉलर में ही पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास रिजर्व होना चाहिए डॉलर। और अगर हमने चीन से कुछ सामान खरीदा, चीन बोला हमको रेनमिनबी में पेमेंट करना, चाइना की करेंसीज है रेनमिनबी, तो वो रिजर्व में हमको रखना पड़ सकता है। तो किसी भी एक करेंसी के ऊपर डिपेंडेंसी न रखने के लिए हम लोगों ने फॉरेन का एक रिज़र्व बना रखा है, जिसमें बहुत सारे देशों के करेंसीज जिनके फ्रिक्वेंटली हमारे ट्रेड होते हैं और जो मोस्ट एक्सेप्टेड करेंसी है डॉलर, उन सब का एक रिज़र्व बना के रखा है। जिसमें अभी हमारी मेजर डेवलपमेंट हुई है कि भारत का फॉरेन रिजर्व 704 बिलियन डॉलर हो रखा है। ये डाटा आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। और रैंकिंग वाइज हमारी इंडिया में वर्ल्ड वाइज 4th रैंक है। फर्स्ट है चाइना, सेकंड है जापान, थर्ड है स्विट्ज़रलैंड और फोर्थ है इंडिया। तो ये हमारे जो इकोनॉमिक्स का भी चल रहा है, आपका सेशन चल रहा है, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। जो भी मैं अभी बोलूँगा सब कुछ आपके कॉपी में नोट डाउन करना है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको सब कुछ लिखो जब भी मैं अभी बोल रहा हूँ। तो फॉरेन रिजर्व में 4th रैंक आया, 704 बिलियन डाला, और ये टारगेट रखा गया कि मार्च 2025 तक ये टारगेट रखा गया है। पॉसिबिलिटीज़ है कि 2025 मार्च तक हमारी फॉरेन रिजर्व 750 बिलियन डॉलर की अचीव हो जाएगी। तो ये है कि 704 हो गया है और 750 करने का टारगेट 2025 मार्च तक करने का है। फॉरेन रिजर्व का एप्लीकेशन मैंने बताया विदेशी व्यापार में होता है। और ये जो हमारा 1990 के आसपास जो क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि 7 दिन के भुगतान के लिए ही हमारे पास रिजर्व था, उसका मतलब ही यही था कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व था ही नहीं। विदेशों से सामान मंगाने के लिए जो उनको रिक्वायर्ड करेंसी में पेमेंट करना था, हमारे पास वो करेंसी था ही नहीं। और जब किसी देश के पास वो करेंसी नहीं होता है तो वो किसी भी सामान को विदेशों से इंपोर्ट करने के सक्षम नहीं हो पाता है। और अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिपेंडेंसी विदेशों से है उसकी, तो वो सामान उसको नहीं मिल पाएगा। और जैसे कि हमारे इंडिया में अगर एक एग्जांपल ही दूँ कि हमारे यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हम लोग कार और व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं, उसका 80% हम लोग फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं और 20% जो हमारे लोग यूज़ करते हैं वो हमारे देश में प्रोडक्शन होता है। तो अगर हमारे पास आज ऐसा हो गया कि विदेशी मुद्रा नहीं है तो हम लोग विदेशों से तेल खरीद नहीं पा सकते, तो क्या होगा, हमारे देश में सारे वाहन, लगभग 80% वाहन रुक जाएंगे, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पूरा रोक देगा, हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत खतरा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति 1990 में आई थी और उन्होंने क्या किया था, हम वो गोल्ड को रिज़र्व में किराए में या गोल्ड लोन ले लिया था, बोल सकते हो। गोल्ड लोन लिया था एक देश में करेंसी में, हमने गोल्ड को किराए में दिया, उसके बदले थोड़े से विदेशी मुद्रा लिया और विदेशी मुद्रा से अपनी इकोनॉमी को चलाया। और ये सुनिश्चित किया कि भविष्य में हमारे पास विदेशी मुद्रा की क्राइसिस ना हो। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग अपना एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। हम लोग विदेशों को सामान बेचेंगे तो हम लोग भी उनसे विदेशी मुद्रा में पैसा लेंगे। जैसे हम लोग अगर जापान को सामान बेचेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि आप डॉलर में पेमेंट करना, तो हम लोग के पास डॉलर बढ़ते जाएगा जब हम लोग एक्सपोर्ट करते जाएंगे। तो हम लोगों ने एक्सपोर्ट को ज़्यादा ध्यान दिया और हमारे पास फॉरेन रिजर्व बढ़ता गया। हम लोगों ने विदेशी निवेश पे ज़्यादा फोकस किया, जैसे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा आए, इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड बिजनेस के लिए मॉडल चाहिए, जो भी उनको फैसिलिटीज़ चाहिए, वो प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया, सिंगल विंडो सिस्टम के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ पे काम किया, इंडस्ट्रियल पार्क बनाए, SEZ बनाए, जिसके कारण हमारे देश में PLI एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम चलाया, जिसके तहत जो भी इन्वेस्टमेंट आता है उनको इंसेंटिव दिया जाता है, ताकि हमारे देश में निवेश FDI, जिसकी बात मैं FII और FDI कर चुका हूँ, FDI आए, ये बात की गई। तो जब FDI आता है, जब हमारे विदेशों में निवेश करने वाले लोग होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ से पैसा जब हमारे देश में भेजते हैं तो वो होता है रेमिटेंस। जब रेमिटेंस आता है, जैसे हर साल माना जाता है कि $100 बिलियन रेमिटेंस हमारे इंडिया में आता है, जो विदेशों में भारत के लोग काम करते हैं, जैसे अमेरिका में जो लोग काम करते हैं और जो गल्फ़ कंट्रीज़ के तेल के कुएँ में लोग काम करते हैं, तो यहाँ से सारे पैसे इंडिया में भेजते हैं। तो लगभग इतना विदेशी मुद्रा हमारे देश में आता है कि अब ये रिज़र्व बहुत
अच्छा खासा बढ़ चुका है। तो अब हम लोग ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि हम लोग बहुत दिनों तक, अगर अब नहीं भी आए तो इतने पैसे हैं कि हम लोग विदेशों से सामान मंगाने में हिचकिचाएंगे नहीं, हमारे पास इनफ पैसे हैं कि अब हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। ये फॉरेन रिजर्व का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए प्रीलिम्स फैक्ट में कि फॉरेन रिजर्व में कौन कौन सी करेंसीज को रखा जाता है। तो सबसे पहला है कि डॉलर, मोस्ट एक्सेप्टेड करेंसी होता है डॉलर। तो डॉलर हमारे फॉरेन रिजर्व में होता है। जापान की करेंसी होती है येन, चाइना की करेंसी होती है रेनमिनबी, यूरोपियन यूनियन की करेंसी है यूरो, और इंग्लैंड की ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और आपकी ये विदेशी मुद्रा इन्हीं ज़्यादा चलता है। तो ये सारे रिजर्व हम लोग रखते हैं। जापान से कुछ खरीदना हो तो येन रख ले हैं, चीन से कुछ खरीदना हो तो उनकी करेंसी है युआन या फिर रेनमिनबी। तो ये कौन से देश की कौन सी करेंसी है ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ये होने के बाद इतना तो करेंसी हुआ, इसके बाद सिर्फ करेंसी नहीं रखते फॉरेन रिजर्व में, बहुत सारा सोना भी रखते हैं। तो गोल्ड रिजर्व भी फॉरेन रिजर्व में आता है। तो अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने बहुत सारा सोना खरीदा। तो वो सारा सोना खरीदा तो हमने क्या करा था, गोल्ड रिजर्व के रूप में अपने पास रखा। तो गोल्ड रिजर्व रहा पर हम लोग जो सोना खरीदा था, तो गोल्ड रिजर्व के रूप में हमने पास थोड़ा सा फॉरेन रिजर्व के रूप में रखा। तो गोल्ड भी आपका ऑप्शन में अगर आए तो गोल्ड भी रहेगा। उसके बाद जो आईएमएफ की जो मुद्रा है एसडीआर जिसको बोलते हैं, एसडीआर भी होता है फॉरेन रिजर्व में, जिसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट। एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। इसको आईएमएफ की करेंसी बोलते हैं, इसको पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। ये सारा चीज़ प्रीलिम्स में आ चुका है। जिसकी मतलब क्या, एसडीआर को क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड बोलते हैं। ये आईएमएफ की मुद्रा है और ये बास्केट होता है, बहुत सारे करेंसीज से मिलके ये बना होता है। तो एसडीआर हो गया, गोल्ड हो गया। इसके बाद जब आईएमएफ में सभी देश का कुछ कोटा सिस्टम चलता है जिसमें वो अपना पेमेंट वहाँ पे रखते हैं। आईएमएफ को चलाने के लिए पैसे चाहिए होता है और सभी देश अपना कुछ कंट्रीब्यूशन आईएमएफ में जमा करते हैं। वो सारा पैसा आईएमएफ में जाता है और हर देश को वो कोटा मिलता है। तो वो कोटा का जो पैसा होता है वो भी उस देश की फॉरेन रिजर्व में शामिल होती है। तो ये भी आएगा। तो ये सारे चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन रिजर्व में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अगर आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लिया कि निम्नलिखित में से फॉरेन रिजर्व में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ये जो मैंने आपको बताया, एसडीआर आता है, गोल्ड आता है, विदेशी मुद्रा के जितने सारे मैंने आपको नाम लिखे ये सारे बताए, और आईएमएफ का कोटा, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। ये हमारे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल ये हमको जानकारी भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट के रूप में। ये हमारा इकोनॉमिक्स के लेक्चर का पार्ट है। मैं यूजुअली अभी टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं आपके लिए, मैं भी बहुत उदास हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत सारे लेक्चर बनाना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं बना पा रहा हूँ। कल मैं सुबह 8 बजे निकला था रूम से, मैं रात को 8:30-9 बजे रूम आया था। तो 12-13 घंटा अगर किसी आप काम बाहर कर रहे हो फिर भी थोड़ी मोड़ी जो एनर्जी बचती है उसमें भी काम करने की आपके लिए प्रयास करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ करने के लिए, मैं बहुत चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा मेहनत करके अच्छे से हेल्प करूँ और फ्यूचर में ज़रूर करेंगे। मैं जैसे अभी हम लोग आज से हिंदी का स्टार्ट किए हैं, पत्र लेखन वाला टॉपिक। तो पत्र लेखन वाले टॉपिक में आप लोगों को बहुत समस्या होती है कॉन्सेप्ट के लिए और चीज़ों को पढ़ना कैसे है वो चीज़ें। तो वो चीज़ें के लिए मैंने बोला है कि मैं पत्र लेखन को पढ़ाऊँगा, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर भी बनाऊँगा। तो मैं अभी व्यस्त हूँ लेकिन मैं ज़रूर जब भी समय मिलेगा आपको मैं एक पत्र लेखन का लेक्चर ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। आपके पास विनय कुमार पाठक सर की बुक है लेकिन वो कंप्लीट पत्र लेखन की बुक नहीं है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर आपने विनय कुमार पाठक की बुक पढ़ी है तो पूरा पत्र लेखन पढ़ा है। आपको कुछ टॉपिक्स जैसे टुटेजा ट्यूटोरियल की बुक होगी हिंदी वाली, उसमें पत्र लेखन वाला जो सेक्शन होगा, जिनके पास वो बुक होगा तो वो तो वहीं से पढ़ेंगे, जिनके पास नहीं होगा आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। ग्रुप में कोई डाल दे कि पत्र लेखन टुटेजा वाला, तो कंटेंट आप उसको देख के भी पढ़ सकते हैं। कुछ टॉपिक्स जैसे आदेश का सेक्शन है तो ये हमारे विनय कुमार पाठक सर के बुक में नहीं है। ऐसे कुछ कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो उस बुक में नहीं दिया हुआ है, तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। तो वो हम लोग टुटेजा की बुक में जो दिया हुआ है प्रतियोगिता सारांश की हिंदी वाली बुक, उससे कंप्लीट करेंगे। तो ये दोनों बुक आपको हिंदी में पढ़ना है पत्र लेखन के लिए। ये पढ़ लेंगे तो हमारा मेजर हिंदी लगभग ख़त्म हो चुका होगा। तो आप ये हिंदी करेंगे। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है
लोकवित्त और उसके बाद ये एक और टॉपिक लिखा हुआ है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी का। ये सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद आपका जो वो लोक प्रशासन वाला टॉपिक है मैंने आगे नहीं बढ़ाया है, 35 पेजेस तक ही रखे हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला कि उसके लिए आपको टाइम चाहिए, तो बिल्कुल आपको टाइम मिलना चाहिए। जब तक आपका वो कंप्लीट नहीं होगा हमारे आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आप बिल्कुल उसको कंप्लीट करिए। एक दिन भले ही हम लोग और एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग प्रयास करें कि उसको जल्दी कर ले, नहीं तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट करने का प्रयास है। तो थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं सिलेबस हमारा किस तरीके से पूरा करेंगे। कि जैसे हम लोग अभी ये कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन आप मानो कि इस वीक से पहले हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्थान पे इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। और जो इकोनॉमी चल रहा है ये भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीक तक ख़त्म हो जाएगा। तो इकोनॉमी ख़त्म होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, नेक्स्ट वीक से आप ये मानो इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी दोनों स्टार्ट हो जाएगा। इस वीक आपको इंडियन इकोनॉमी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट वीक से ही हमारा दोनों सब्जेक्ट जो आप लोग चाहते हो, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री, दोनों चलाएंगे। और ये दोनों को हम लोग बहुत अच्छे से प्री प्लस मीन्स दोनों पर्सपेक्टिव से करेंगे। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि अभी हम लोग प्री पढ़ें कि मेंस पढ़ें, तो अगर आप ये हमारे साथ पढ़ रहे हो तो आप प्री भी पढ़ रहे हो, मेंस भी पढ़ रहे हो, क्योंकि दोनों टॉपिक्स हमारे मेंस में भी हैं और प्रीलिम्स में भी हैं। और पूरा सिलेबस कॉपी पेस्ट है प्री और मेंस के लिए। तो अगर आपने ये दोनों सब्जेक्ट अभी इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इकोनॉमिक्स भी हमारा प्रीलिम्स में भी आता है, तो ये भी नहीं छोड़ना है, ये भी बहुत अच्छे से करना है। और बाकी मैं तो बाद में कराऊंगा ही, नवंबर दिसंबर में मैंने फिर से इकोनॉमिक्स थोड़ा सा, अगर उस समय खाली रहा तो और अच्छे से लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो ओवरऑल हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। बस जो रूटीन चल रहा है उसको नहीं बिगाड़ना है। डेली करंट अफेयर, क्रेजी जी के ट्रिक से देखते, कुछ लोग करंट कमेंट में पूछते हैं, नए जोड़ते हैं तो करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है। तो मैं बता दूं, प्रीलिम्स के लिए हम लोग क्रेजी जी के ट्रिक से पढ़ते हैं, और वो डेली सुबह आता है। क्रेजी जी के ट्रिक का यूट्यूब में वीडियो डालता है पर डे का, उसको आप देखिए। प्रीलिम्स के लिए, करंट अफेयर के लिए बहुत अच्छा है। मेंस के लिए आप देख रहे हो तो कल के लेक्चर में आपको मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के बारे में कंटेंट मिला होगा, तो आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखेंगे। एक क्वेश्चन ही लिख लिए कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा परिचय देते हुए भारत के इनसे संबंधों की विवेचना करें, इस टॉपिक के ऊपर उसमें कंटेंट आप लिख सकते हैं। तो ये रहेगा, अच्छे से पढ़ना है। मैं जैसे ही समय मिलता है आप लोगों के लिए थोड़ी सी लेक्चर बनाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, कल फिर मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।